इस वक्त की बड़ी खबर का, जो उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड से आज सबसे बड़ी खबर सामने आई है। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि 2 आईएएस, 1 पीसीएस अधिकारी समेत कुल 12 को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 15 करोड़ का जमीन को लेकर ये 94 करोड़ में खरीदी गई ये जमीन थी, जिसका घोटाला सामने आया है। तत्कालीन डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त पर गाज गिरी है। अब विजिलेंस मामले की जांच करेगी, ये खबर सामने आ रही है। बता दें कि उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से अमल करते हुए हरिद्वार जमीन घोटाले में सीधे शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई की है। ये पहला मौका है जब किसी सत्तारूढ़ सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की हो। घोटाले में संलिप्त पाए गए 2 आईएएस, 1 पीसीएस अफसर सहित कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हरिद्वार नगर निगम ने शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित आपको बता दें कि कूड़े के ढेर के पास से कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदने का सौदा किया, जबकि उसकी बाजार में कीमत मात्र 15 करोड़ रुपए थी। इस जमीन की ना तो तत्काल कोई आवश्यकता थी और ना ही इसे खरीदने में पारदर्शिता दिखाई दी है। इस पर अब जो है मुख्यमंत्री धामी की गाज जो है वो गिरती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो सीधा उत्तराखंड से सामने आई है। बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी, मूल्यांकन में अनियमितताएं पाए जाना और शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है। मुख्यमंत्री धामी की सख्त निगरानी में हुई प्रारंभिक जांच के बाद जिन वरिष्ठ अधिकारियों को घोटाले में संलिप्त पाया गया है, उन पर तुरंत कार्रवाई की गई है। उनके नाम अगर हम बताएं तो आपको बता दें कि कर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी हरिद्वार से, उन्होंने भूमि क्रय को प्रशासनिक स्वीकृति दी और नियमों की अनदेखी की है। वरुण चौधरी पूर्व नगर आयुक्त हैं हरिद्वार से, उन्होंने बिना किसी औपचारिकता और नियमानुसार प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव को पारित किया है। अजयवीर सिंह, एसडीएम हरिद्वार, भूमि निरीक्षण और सत्यापन में घोर लापरवाही बरती है इन्होंने, जिससे शासन को गलत रिपोर्ट भेजी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इसके अलावा जो अधिकारियों को निलंबित किया गया है, बता दें कि निकिता बिष्ट उसमें शामिल है, साथ ही साथ विकी वरिष्ठ, मैं आपको बता दूं कि सहायक है, राजेश कुमार का नाम सामने आ रहा है, कमल दास अधिकारी हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले ही इन लोगों को देखिए, अधिकारियों को पहले ही कहीं ना कहीं सचेत किया जा चुका था, लेकिन अब देखिए जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कुछ अधिकारी पहले से ही सस्पेंड किए जा चुके थे, जैसा हम आपको बता रहे हैं। साथ ही जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें रविंद्र कुमार का नाम है, आनंद सिंह का नाम है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत भट्ट का नाम जो है वो सामने आया है, दिनेश चंद इसमें शामिल है, वेदवाल, आपको बता दें कि जिनका सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया है। वेदवाल के खिलाफ उत्तराखंड सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 351A के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। विजिलेंस द्वारा अब इस पर जांच की जाएगी और कई आधार पर इस पर जांच की जाएगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विस्तृत जांच की कार्रवाई जो है वो अब की जानी है, जिसमें फर्जी दस्तावेज, जमीन मूल्यांकन में धोखाधड़ी और प्रक्रिया के उल्लंघन के सभी पहलुओं को देखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आई है। बता दें कि लगातार इस पर हम अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कह दिया है कि उत्तराखंड में अब पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही मायने रखते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो जनहित और नियमों की अनदेखी करेगा तो कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। ये कार्रवाई राज्य के अन्य अधिकारियों के लिए भी की गई है और उनके लिए भी देखिए ये बड़ा संदेश कहीं ना कहीं धामी सरकार देती नजर आ रही है कि अगर अब लापरवाही की जाएगी और ये जो मिली भगत का जो ये देखने को मिला है कि युग, अब ये समाप्त होना चाहिए, ऐसा धामी का सीधे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता दिग्विजय चौहान। दिग्विजय, क्या कुछ खास जानकारी इस पूरी खबर पर मिल रही है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो निलंबन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, क्या कुछ खास जानकारी है? देखिए नैना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा अपडेट उत्तराखंड के लिए, खासतौर पर उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी के लिए और जो उत्तराखंड का सियासती गलियारा है, पॉलिटिकल कॉरिडोर है, उसके लिए बहुत बड़ी खबर है कि सरकार ने इस समय हरिद्वार में जो भूमि घोटाला सामने आया था, जिसमें 15 करोड़ की जमीनों को करीब 55-55 करोड़ के आसपास खरीदा गया,
इसमें दो जो बड़े अधिकारी हैं, दो तो इसमें आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, जो तत्कालीन डीएम रहे कर्मेंद्र सिंह और जो तत्कालीन जो नगर आयुक्त रहे उनको, और एक पीसीएस अधिकारी को जो कि एसडीएम उस समय रहे वहां पर। इन 3 अधिकारियों समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है। और इसके खिलाफ क्योंकि जो जांच समिति बनाई गई थी, जांच उस समय सौंपी गई थी जब ये तमाम अनियमितताएं सामने आई थी हरिद्वार से, तो जो आईएएस रणवीर सिंह चौहान है जिनकी अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी, उन्होंने जब इस पूरे मामले में जांच की तो वो अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि उस समय जब ये जमीनें खरीदी गई तो जो तमाम अधिकारी थे, जिनमें ये 2 आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, एक तो नगर आयुक्त थे और एक उस समय जो जिला अधिकारी थे कर्मेंद्र सिंह, तो इनके द्वारा अनियमितताएं बरती गई हैं। ये साफ तौर पर उस जांच रिपोर्ट में सामने आया था। तथ्यों को नजरअंदाज किया गया और बड़े पैमाने पर, जिसे हम कह सकते हैं कोई 15 करोड़ की जमीन को अगर कोई 54-55 करोड़ में खरीद रहा है तो 3-4 गुना ज्यादा के दाम पर ये जमीनें खरीदी गई थी। और इसके खिलाफ जब जांच बैठी तो ये तमाम चीजें सामने आई। और ये अब जांच होना अलग बात है, उसकी रिपोर्ट आना अलग बात है, उसके बाद एक्शन लेना अलग बात है। तो कहा जा सकता है कि ये बड़ा एक एक्शन हुआ है जिसमें कि 2 अधिकारी आईएएस लेवल के अधिकारियों पर जांच की है, एक पीसीएस लेवल के अधिकारी पर जांच की है, और अब इनके खिलाफ जो विभागीय जांच है वो भी आगे गतिमान रहेगी। यानी कि अभी निलंबन तो तत्काल प्रभाव से इनका हो गया है, लेकिन आगे इसमें जांच होगी। और अगर विजिलेंस इस मामले में पूरी जांच करता है तो यहाँ अब 3-4 प्रश्न और ये उठते हैं कि इसमें ये भी देखना होगा कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकली कोई राजनेता इन्वॉल्व होता है जांच में, क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई बड़ा घोटाला होता है नैना जी, तो उसमें चाहे जो अधिकारी हो, जो मिली भगत की जितनी सारी बातचीत आ जाए, लेकिन बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के वो घोटाले हो नहीं पाते। अब हरिद्वार में हमें ये भी देखना है कि जो 54 करोड़ 55 करोड़ में जमीनें खरीदी गई, इसमें जो तमाम अधिकारी थे उनकी कोई मिली भगत ही थी या फिर उनके आपस में कोऑर्डिनेशन थे या फिर इसमें कोई पॉलिटिकल जो चेहरा है वो भी कोई शामिल था। तो ये तमाम बातें भी देखनी पड़ेगी कि विजिलेंस आगे जो जांच करती है उसमें क्या फैक्ट निकल करके सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ब्यूरोक्रेसी के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है कि एक आईएएस लेवल के अधिकारी पर इस तरीके से एक्शन हो जाना बहुत रेयर ऑफ द रेयर देखने को मिलता है उत्तराखंड। हालांकि इससे पहले भी कई सारे एग्जांपल ऐसे देखने को मिले हैं, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार दोनों मिलकर के काम करते हैं। और ये हम बहुत बार सुनते आए हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी और सरकार के अंदर कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक नहीं बैठता है, सामंजस्य ठीक नहीं बैठता है, अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, कई बार राजनेता अपनी मनमानी करते हैं। तो अधिकारियों के लिए भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है पिछले कुछ समय से कि अगर भ्रष्टाचार जैसी स्थितियां कहीं पर देखने को मिलती हैं तो उसके खिलाफ सरकार जो है वो कोई कोताही नहीं बरतेगी, एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। कल हम लगातार विजिलेंस की बात कर रहे थे, विजिलेंस के एसपी ने जब इस्तीफा दिया तो उस पर भी बहुत सारी पॉलिटिकल बातें शुरू हुई। और कल की आईपीएस अधिकारी की हम बात कर रहे थे, आज हम आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं। तो हरिद्वार जो जमीन घोटाला था इसमें कहीं ना कहीं अभी ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें कुल 12 सस्पेंड किए गए तत्काल प्रभाव से। इनके खिलाफ जांच अलग बिठा दी गई है, आगे जांच में क्या कुछ फैक्ट निकल करके सामने आते हैं वो भी देखना होगा। और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि इस तरीके के मामले अगर होते हैं तो उसमें कोई अधिकारी ये ना समझे कि ब्यूरोक्रेसी में अगर वो है तो वो सेफ निकल करके चला जाएगा। अगर इस तरीके के काम होते हैं, भ्रष्टाचार कहीं पर होता है। मुख्यमंत्री धामी की जो ये जीरो टॉलरेंस की नीति का उदाहरण ये अभी हमने देखा, सबसे बड़ी खबर ये सामने आई उत्तराखंड से, तो क्या आपको लगता है कि इससे आगे आने वाले जो घोटाले हैं, जो भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं रुकेगा या फिर इससे कितना फर्क पड़ने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, अगर इस तरीके से एक्शन होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मैसेज जाता है, एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है भ्रष्टाचार को लेकर के। और सरकार चाहे पुष्कर सिंह धामी इस समय मुख्यमंत्री हो, इससे पहले तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे इन्हीं की सरकार की पिछली बार, और इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, तो पिछले 8-10 सालों के अंदर 3 मुख्यमंत्री जरूर देखने को मिले। लेकिन पहले दिन से जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2017 में यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का पहला नारा ही वही था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस लेकर के चलेंगे। और उसमें बहुत सारे एक्शन हमने देखे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, बहुत सारे एक्शन हमने देखे छोटे अधिकारियों के ऊपर। जाहिर सी बात है कोई भी सरकार हो तो इस तरीके के एक्शन लेती है जहां पर भ्रष्टाचार देखे। लेकिन यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि जो बड़े, वही बात हो गई कि आप छोटी मछलियों को हर कोई फांसता है लेकिन बड़ी मछली के ऊपर हाथ कौन डालेगा। वर्तमान सरकार का ही हम एग्जाम्पल ले लें तो भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा वो दे रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार सवाल ये उठाता रहा कि भाई आपके ही मंत्री गणेश जोशी के ऊपर इतने संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसमें आपसे ये पूछा गया क्योंकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री हैं, उनके खिलाफ डायरेक्ट कोई जांच बैठ नहीं सकती, इसमें कैबिनेट की अनुशंसा चाहिए होती है, उसकी संस्तुति चाहिए होती है। कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी संस्तुति दे दीजिए, उसके बाद जांच करनी होगी तो करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से उस मामले पर चुप्पी साधी गई, मौन रखा गया एक तरीके से।
तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो सिर्फ न सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए, छोटे अधिकारियों के लिए, बल्कि बड़े लेवल के जो सफेद पोस्ट होते हैं उनके लिए भी पैमाना एक होना चाहिए। अगर आपने जीरो टॉलरेंस दिखाना है तो वहां पर भी जीरो टॉलरेंस दिखाना होगा। इन्हीं बातों के ऊपर विपक्ष इनको घेर सकता है। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि छोटे जो अधिकारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, 10,000 रिश्वत, 30,000 रिश्वत, 50,000 रिश्वत, लाख 1.5 लाख और ये जमीन घोटाला, ऐसे मामलों में तो विजिलेंस अपनी कार्रवाई कर ही रही है पिछले कुछ समय से। तो दिग्विजय, क्या ये मान लें कि किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का इसमें नाम आ सकता है सामने, या फिर किस तरीके की प्रक्रिया अब आगे होगी, किस तरीके की जांच का फॉर्मेट जो है वो तैयार किया जाएगा इसको लेकर? अब देखिए, ये जो विभागीय जांच बैठाई गई थी, आईएएस जो रणवीर सिंह चौहान है उनकी अध्यक्षता में जो जांच बैठी थी, इसमें जो अनियमितताएं थी उसकी प्रारंभिक जांच के लिए ये बैठी थी। और रणवीर चौहान एक आईएएस अधिकारी भी है और गन्ना सचिव भी है इस समय उत्तराखंड में, तो उनको नामित किया गया था जांच अधिकारी के तौर पर। और उन्होंने जो जांच की थी वो प्रारंभिक जांच थी, और इस प्रारंभिक जांच में ये पाया गया था कि नियमों की और दायित्वों की अनदेखियां इन अधिकारियों के द्वारा की गई है। प्रशासक के रूप में जो भूमि की खरीद की अनुमति थी उसे प्रदान करते हुए जो निर्धारित प्रक्रिया थी उसका अनुपालन नहीं किया गया, और प्रशासक के रूप में कई सारी गड़बड़ियां हुई। अब यहाँ देखना यह है कि अब अगर इसकी जांच विजिलेंस करती है, ये फिर आगे बड़े पैमाने पर इसकी विभागीय जांच बैठती है, तो ऑब्वियसली जो 3 प्रारंभिक जांच में अधिकारी सस्पेंड हुए वो तो हुए ही है, लेकिन क्या इसमें कोई पॉलिटिकल नाम या फिर कोई राजनेता शामिल हो सकता है? तो ये अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी स्कैम हो, कोई भी घोटाला हो, बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के वो घोटाला होता नहीं है आमतौर पर। तो यहाँ अगर 3 अधिकारी के नाम सामने आए हैं तो हो सकता है कि इसमें कुछ और नाम भी सामने आए, तो अब जांच जिस तरीके से आगे बढ़ेगी उसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो दिग्विजय, क्या ये माने कि घोटाले में शामिल अधिकारियों की संपत्तियों की भी जांच कहीं ना कहीं की जाएगी, क्योंकि जो लोग संलिप्त पाए गए हैं अब उनकी किस तरीके से जांच आगे होनी है? देखिए, इसमें अब क्योंकि विभागीय जांच बैठेगी और विभागीय जांच के अलावा विजिलेंस की जांच भी पूरे मामले में चलेगी, तो अब किसी अधिकारी के ऊपर अगर आरोप लग रहे हैं कि उसने अनियमितताएं की, अनदेखी की, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, 15 करोड़ से 54 करोड़ रुपए रेट पहुंच गए जमीन के, वो खरीदे, तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एक शक मन में पैदा होता है, जनता के भी, सरकार के भी, जांच एजेंसियों के भी, कि अगर इस तरीके का मामला सामने आया होगा तो हो सकता है कि इससे पहले भी अधिकारी ने इस तरीके के कुछ मामले और किए होंगे। तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं ये बैठ जाती है कि उनकी जो प्राइवेट एसेट्स जो है, उनकी जो संपत्तियां हैं, तो उसकी भी जांच बहुत बार रेडार में आ जाती है जांच एजेंसियों की। और जांच का पैमाना कितना बड़ा होगा ये भी डिपेंड करता है कि क्या इनकी जो पर्सनल संपत्तियां हैं उनके ऊपर भी जांच बैठेगी। और उससे पहले हमने देखा है, चाहे उत्तराखंड रहा हो, उत्तर प्रदेश रहा हो, देश का कोई भी राज्य रहा हो, बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जो कि हजारों करोड़ों रुपए के मालिक बन गए देखते ही देखते, एक आईएएस की नौकरी करते करते, और उनकी जब संपत्ति की जांच होती है तो तब निकल करके सामने आता है, किसी के घर से कैश बरामद होता है, किसी के घर से कुछ बरामद होता है, कोई हजारों करोड़ों की जमीन जोड़ चुका है, कोई कुछ जोड़ चुका है। तो ये तमाम बातें हमने पहले भी देखी हैं। और अगर किसी के खिलाफ जांच होती है और विभागीय जांच उसमें बैठ रही है, उसके बाद उस पर शक जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें और भी कुछ संबंधित अधिकारी ने पहले कुछ काम किए हो, तो उसके जो संपत्ति है, उसकी चल अचल संपत्ति है, उनके ऊपर भी वो चीजें रडार में आ सकती है। और ऐसा हो तो फिर उसके बाद जांच पर डिपेंड करेगा कि क्या क्या खुलासा होते हैं। ठीक है दिग्विजय, बने रहना हमारे साथ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर में। बता दें कि उत्तराखंड की पंचायतों को लेकर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। प्रदेश की 10,760 त्रिसदस्यीय पंचायतें खाली हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रशासकों को लेकर अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजभवन में बिना मंजूरी के अध्यादेश को लौटाया गया है। 10,760 त्रिसदस्यीय पंचायतें मुखिया विहीन हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में त्रिसदस्यीय पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद 10,760 पंचायतें बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों की रह गई हैं, जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। राज्य सरकार ने इन पंचायतों के संचालन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, लेकिन राजभवन में बिना मंजूरी के उसे लौटा दिया गया है। इससे पंचायतों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और विकास कार्यों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 130/6 के तहत अगर पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पाते तो अधिकतम 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इस अध्यादेश पर आपको बता दें कि रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि संचालन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति का प्रयास किया गया था, लेकिन राजभवन ने उसे बिना मंजूरी के ही लौटा दिया है, जिससे पंचायतों के संचालन में अब संकट उत्पन्न हो गया है। हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में
में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 27 नवंबर और क्षेत्र की पंचायतों का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो गया था। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने इन पंचायतों के संचालन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की, लेकिन राजभवन से मंजूरी न मिलने के कारण ये नियुक्तियां प्रभावी नहीं हो पाई है। इससे पंचायतों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, विकास कार्यों में रुकावट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड से। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिग्विजय लगातार हमारे साथ जुड़े। इससे पहले भी हमने उनसे अपडेट ली थी। दिग्विजय, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि खबर सामने आई है, क्या कुछ खास जानकारी है इस पूरी खबर पर? देखिए नैना, जैसा आपने बताया कि जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं उनका कार्यकाल जो पिछले साल नवंबर के महीने तक कायदे से उस वक्त खत्म हो गया था और उसके बाद चुनाव हो जाने थे। लेकिन प्रश्न मौजूदा सरकार को लेकर के कई बार ये उठे हैं कि भाई मौजूदा सरकार उत्तराखंड में सरकार क्यों चुनावों को टालने में लगी। इससे पहले हमने निकाय चुनाव को लेकर के सेम स्थिति देखी। निकाय चुनाव का कार्यकाल कब समय उनका खत्म हो गया था और उसके बाद वहां पर प्रशासक तैनात कर दिए गए, उनका कार्यकाल एक के बाद एक बढ़ा दिया गया। 1-1.5 साल पंचायत निकाय चुनाव जो है वो ढीले गए और 1-1.5 साल के बाद निकाय चुनाव होते हैं, तब जाकर के चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां पर आते हैं। इससे निकायों में भी कार्यकाल जो कामकाज था वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। अब हम त्रिस्तरीय पंचायतों में भी यही स्थिति देख रहे हैं कि 28 नवंबर पिछले साल कहाँ रह गई। 28 नवंबर तब कार्यकाल खत्म हो गया था। कायदे से नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में चुनाव सरकार को करवा देनी चाहिए थी त्रिस्तरीय पंचायत के, लेकिन उस समय चुनाव नहीं करवाए गए। सरकार ने वहां पर प्रशासक बैठा दिए जो मौजूदा वहां पर चाहे वो प्रधान थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, ब्लॉक प्रमुख थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उन सबको ही प्रशासक बना दिया गया और 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। अब 6 महीने का कार्यकाल पिछले महीने की 28 तारीख से लेकर 1 तारीख तक सभी त्रिस्तरीयों में खत्म हो गया। उसके बाद अब सरकार को चुनाव करवाने वाली स्थिति में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी चुनाव सरकार नहीं करवा पा रही है। और क्योंकि अपनी तरफ से तो सरकार ये कह दी कि मुख्यमंत्री 1-2 बार ये कह दी कि हम तैयार हैं चुनाव करवाने के लिए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट ये थी कि कहीं से भी सरकार तैयार नहीं थी, बल्कि जो प्रशासक 6 महीने के लिए तैनात किए गए थे उसको सरकार 6 महीना और खींचना चाह रही थी। और वही जो अध्यादेश था वो राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन ने अंततः उसे बिना मंजूरी के ही वापस भेज दिया है। और इसी से ही ये हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों में एक तरीके से संवैधानिक संकट इस वक्त उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, वो अब मुखिया विहीन हो गई हैं। उनको कोई देखने वाला, कोई संभालने वाला नहीं है। हाँ, प्रशासनिक इकाई जरूर उनको संभाल सकती है, लेकिन जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनको वहां पर कामकाज करना चाहिए था वो मुखिया विहीन है पूरी तरह से। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इस समय संवैधानिक संकट इन पंचायतों में है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप अध्यादेश भेजते हैं राजभवन को और राजभवन इसको पहले, अब देखिए होता यह है कि राजभवन को यदि कोई अध्यादेश भेजा जाता है और राजभवन या फिर राष्ट्रपति भवन केंद्र के मामले में आप इसको समझ सकते हैं, अगर वहां से उसको किसी आपत्ति को लेकर के वापस दे दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं वो खारिज हो चुका है। सरकार उसमें ये कर सकती है कि अपनी तरफ से कुछ परिवर्तन करके वापस भेज सकती है। बाकी बाध्यता राज्यपाल या राष्ट्रपति की रहती है कि उसको वो किस तरीके से पास करवाते हैं। वहां भी अगर बात नहीं बनती तो लास्ट ऑप्शन उसमें लेना जी विधानसभा सत्र का होता है। विधानसभा सत्र सरकार बुला सकती है और उसमें अध्यादेश को पास करवा सकती है बहुमत के बल पर। लेकिन अगर राजभवन की इसमें आपत्ति पहली बार लग गई थी तो ये अधिकारियों की और सरकार की भी लापरवाही हम इसे कहेंगे कि उसमें क्यों कुछ चेंजेस करके नहीं भेजा गया। सेम अध्यादेश आप वापस से राजभवन को भेज देते हैं और राजभवन किसी भी चीज को पास करने से पहले उसका विधायी परीक्षण करता है कि क्या कानूनन लीगली ये ठीक है नहीं है, संविधान के हिसाब से ठीक है नहीं है, और फिर उसके बाद उस पर फैसला लेता है। अब राजभवन ने ये कहा है कि एक ही विधेयक को आप 2 बार भेज चुके हैं, सेम विधेयक को जिस पर आपत्ति लगाई गई थी, तो ये कहीं ना कहीं विधायिका जो है उसके साथ एक कपट जैसी स्थिति बन सकती है। इसीलिए इस अध्यादेश को जो प्रशासकों का कायदे से ये जो अध्यादेश भेजा गया था, ये प्रशासकों का जो कार्यकाल था उसको 6 महीना और बढ़ाने के लिए अध्यादेश था। अगर मंजूरी मिल जाती राजभवन से तो 6 महीने का जो ये टाइम पीरियड है ये और निकल जाता सरकार का, 6 महीने कार्यकाल बढ़ जाता और चुनाव अभी फिलहाल टल जाता और चुनाव फिर सर्दी में होते, नवंबर दिसंबर के समय में होते। लेकिन अब संवैधानिक स्थिति ये पड़ गई है नैना जी यहाँ पर कि ना तो अध्यादेश को मंजूरी मिल पाई है और ना सरकार में मेरे हिसाब से भी चुनाव करवाने वाली स्थिति में है। क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़ दीजिए और बाकी 12 जिलों में चुनाव होने हैं पंचायत के। इस समय उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा गतिमान है। आधा प्रशासन का तंत्र, आधा सरकारी तंत्र, आधा सरकारी सिस्टम 4 धाम यात्रा में व्यस्त रहता है। 4 धाम है, 3-4 जिले प्रभावित होते हैं, कहां कहां पर व्यवस्थाएं करनी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इतना प्रशासनिक अमला, इतना सरकार का जो मशीनरी है वो वहां पर यूज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार पंचायत चुनाव कैसे करवा देगी? और 12 जिलों में अगर पंचायत चुनाव करवाने तो वहां पर भी तंत्र चाहिए, वो तंत्र कहां से लाया जाएगा? सरकार भले ये दावे कर ले कि हम तैयार हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब अभी यात्रा का बहाना है। अब देखिए बरसात इन दिनों उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, मानसून भारत में पहुंच चुका है, सक्रिय हो चुका है।
इसके बाद आपदा वाला सीजन जो है उत्तराखंड में शुरू हो जाता है। तो अगस्त और सितंबर तक की बारिश का मौसम अब चलेगा। तो अब ऐसे में एक और बहाना ये हो गया है कि एक तो चार धाम यात्रा चल रही थी, दूसरा अब मानसून का सीजन आ गया, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मूड में जरूर है कि इन चुनावों को 6 महीना फिलहाल टाल दिया जाए। और कायदे से ये एक तरीके से संभव भी है, क्योंकि हम आपदा को छोड़ करके चुनाव कैसे करवा लें, हम चार धाम यात्रा को छोड़ करके चुनाव कैसे करवा लें, इतना संसाधन कहाँ से रहे, ये सब चीजें थी। अब सरकार के पास आखिरी ऑप्शन ये है कि अध्यादेश को राजभवन ने तो वापस लौटा दिया है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार 4 तारीख को, आने वाली 4 तारीख को कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। इस कैबिनेट की बैठक में इसमें निर्णय लिया जाएगा कि इसमें जो अध्यादेश है इसको क्या हम सत्र बुलाएं एक विधानसभा का, और अगर सत्र सरकार बुलाती है एक दिन का, तो सत्र में ये अध्यादेश ला करके बहुमत सरकार के पास पूरा है, वहां से अगर ये पास होता है तो प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीना और बढ़ जाएगा और उत्तराखंड के पंचायत चुनाव 6 महीने और चल जाएंगे फिलहाल, जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। तो दिग्विजय, जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं और जाहिर सी बात है जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानी होंगी, तो किस तरीके की लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल, जो लोग हैं और जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं जो इससे पहले चुने हुए थे या फिर जो आने वाले समय में अपने चुनाव को लेकर के तैयारी कर रहे थे, तो देखिए उनकी तैयारी तो पिछले 1 साल से खींची रही है। ऐसे में उनका बहुत सारा संसाधन इसमें वेस्ट हो रहा होगा, बहुत सारा उनका समय इसमें व्यर्थ हो चुका है। हर कोई इस तैयारी में था कि हर दिन खबर फैल जाती है कि बस पंचायत चुनाव होने ही वाले हैं, तारीख की घोषणा होने ही वाली है। तो जो कैंडिडेट थे वो सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए थे, फिर अचानक से खबर आती कि नहीं कि अभी 6 महीना और प्रशासकों का कार्यकाल सरकार बढ़ाने वाली है। उनके सामने तो असमंजस की स्थिति है ही, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं असली पंचायतों को, जिनके लिए वो पंचायतें जिम्मेदार हैं, इसमें वहां के जो आप रुद्रप्रयाग जिले का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, तो अगर रुद्रप्रयाग जिले में पंचायत चुनाव हो भी जाते हैं तो वहां पर केदारनाथ की इतनी बड़ी यात्रा चलती है, पूरे जिले से, पूरे उत्तराखंड से लोग वहां पर रोजगार के लिए जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव होते भी हैं तो वो लोग तो एक तरीके से चुनाव से वंचित रह जाएंगे। किसी को चुनाव लड़ना होगा, किसी को चुनाव लड़वाना होगा, किसी को वोट देना होगा, किसी के बहुत सारे वोटर्स वहां हैं। बरसात के समय में अगर चुनाव होता है तो पहाड़ों की जो पंचायतें हैं वहां के अधिकतम लोग शहरों की तरफ रहते हैं, कोई श्रीनगर रह रहा है, कोई हल्द्वानी रह रहा है कुमाऊं का, कोई देहरादून का, कोई यहाँ गढ़वाल से देहरादून रह रहा है। ऐसे में जो वोटर्स हैं वो तो बड़ी संख्या में यहाँ है। अब एक दिन के लिए आदमी वोट देने घर भी जाए और बरसात का मौसम हो, सड़क टूट जाए रास्ते में, तो वोट देने नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं उन सभी के हित प्रभावित हो रहे हैं जिनके लिए पंचायतें हैं, जिनसे ही पंचायतें चलनी है, और वो ही पूरे घटनाक्रम में प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो चुनाव हो या चुनाव न हो। बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबरों में हमने देखा कि देखिए हरिद्वार में जिस तरीके से अधिकारियों का एक घोटाला सामने आया है जिस पर मुख्यमंत्री धामी की गाज गिरती नजर आई है, और वहीं दूसरी बड़ी खबर में हमने जाना कि देखिए उत्तराखंड की पंचायतों को लेकर अब संवैधानिक संकट जो है वो गहराता नजर आ रहा है, और प्रदेश की 10,760 मैं आपको बता दूं कि पंचायती सीट जो है वो खाली हो चुकी है। तो बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।